नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। और अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ रालोसपा के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। इनसे जानेंगे कर्नाटक में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत सही नहीं है, वैसे में आज केंद्रीय मंत्री रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस पहुंचे हैं कर्नाटक में बीजेपी की नैया पार कराने। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री क्या कर्नाटक में बीजेपी की नाव पार करा पाएंगे? आज गए हैं प्रचार के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं और ये सुनिश्चित करा दूं कि कर्नाटक में हमारी एनडीए की जीत सुनिश्चित है और उस जीत को धमाकेदार बनाने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी एनडीए के घटक दल होने के नाते वहाँ प्रचार करने गए हैं। मनीष आनंद जी, दावा तो बड़े बड़े सब लोग करते हैं, जब आपकी स्थिति कर्नाटक में इतना बढ़िया है तब एक आम नेता की तरफ प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, भाजपा में पहले भी कहता हूं कि इलेक्शन को, चुनाव को युद्ध के स्तर पर ले जाती है। ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं है। बहुत काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो पूरे इंडिया को प्रधानमंत्री होने के वो अलावा बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ता भी हैं। संगठन के प्रधानमंत्री बाद में है, प्रधानमंत्री पहले हैं, लेकिन वो बीजेपी के नेता हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ऐसे रोड शो करेंगे जी? प्रधानमंत्री आज सिर्फ कर्नाटका में नहीं कर रहे हैं, जहां भी इलेक्शन हुआ, और ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। हमारा यही वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अपने दल को जीत दिलाने के लिए कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह से रोड शो करे, आपने तो बहुत काम किया, आप लोग का दावा है। नहीं तो काम के बाद भी हम लोग को प्रचार का जो माध्यम होता है, वो प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ा जा रहा है। एक प्रधानमंत्री के सभा से कितनी परेशानियां होती है आपको तो शायद पता होगा। तो ये कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने चुनाव में कैंपेन किया हो। मनमोहन सिंह हो, मनमोहन सिंह इतना आपको बता दूं, वाजपेयी जी के समय में कहा जाता था कि सोनिया गांधी का सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सोनिया गांधी की सिक्योरिटी टाइट होती थी, निश्चित तौर। लेकिन वो भी करती थी प्रचार। लेकिन एक दिन में 3 सभा, 8 किलोमीटर तक रोड शो, तो बीजेपी के फंड से होता है, सरकारी खर्च पे नहीं होता। फंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो गलत क्या है इसमें? गलत क्या है? आपकी हालत पतली है। जी नहीं, आपको जल्द ही जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि हम लोग भारी बहुमत से वहां जीत रहे हैं। सरकार आपको बन जाएगी, निश्चित बनेगी। लोकसभा चुनाव के लिए तो आप लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से विपक्षी एकता के एक कदम रोज आगे बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी की हालत वैसे भी पतली होती जा रही है। देखिए, और इसका परिणाम जो इसका असर नजर आएगा आपको कर्नाटक में। देखिए, नीतीश कुमार जी कभी राहुल गांधी के पास जाते हैं, जिनको पूरा विपक्ष कभी सीरियस ही नहीं लेता है। केजरीवाल जी के पास जाते हैं, आम आदमी का चोला पहन के आए थे, आज 45 करोड़ का मकान, पुराने मकान को रिनोवेट कराने के नाम पे नया बंगला खड़ा कर लिया, शीश महल खड़ा कर लिया। ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ नीतीश कुमार की गठजोड़ है। तो आप उनके लेकिन हम भ्रष्टाचार पर नहीं जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब कि ममता बनर्जी हो, अखिलेश जी हो, इन तमाम नेताओं का जिनका अपने इन तमाम नेताओं का एक नेता बता दीजिए जो सर्वमान्य हो सारे दलों की तरफ से। सर्वमान्य करने के ही दिशा में मुख्यमंत्री पहल कर रहे हैं। देखिए, गाछ कटहर ओठे तेल वाला कहावत है, अभी बहुत दूर है। 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। चलिए, आप द केरल स्टोरी फिल्म जो आज रिलीज हुई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग थे जिनको इस कहानी से आपत्ति थी। फिल्म समाज का परिभाषा होता है, जिस समाज में जो होता है फिल्म उसी को दिखाती है जी। आपको याद होगा कि एक काली माता का अभद्र पोस्टर आया था, पद्मावती रिलीज हुआ था। उस समय वो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, कह रहे थे कि ये स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी। लेकिन आज जब कश्मीर फाइल्स बनती है, द केरल स्टोरी बनती है, सच्ची घटनाओं पे आधारित बनती है, तो उसके लिए हाय तौबा मचा रहे हैं। ये पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति है। जातिगत जनगणना पर आपकी पार्टी का क्या राय है? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए की जो मत होगी, जातिगत जनगणना से क्या होना है? सरकार का सिर्फ पैसा खर्चा होना है एक्स्ट्रा, 500 से 600 करोड़ रुपया। गरीब राज्य में 500 करोड़ रुपया का 500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपये का जो खर्चा अतिरिक्त गिरेगा, उससे लाभ क्या होगा? लाभ होगा नीतीश कुमार जी को। वोट बैंक कहाँ साधना है, क्या करना है, इससे उनको जानकारी मिलेगी। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, राघोपुर में आग लगा था जी, इफ्तार पार्टी कर रहे थे। उसके बाद आप आइए, देसी शराब पीने से लोगों की मौत हो गई।
ये प्रधानमंत्री का सपना को पूरा करने के लिए दिल्ली और बंगाल घूम रहे थे, लेकिन यूपी घूम रहे थे। एक चीज आपको मानना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में कुछ तो बात है। तीसरे दर्जे की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, सबसे कम विधायक है, जिस गठबंधन में जाते हैं मुख्यमंत्री बनते हैं, कुछ तो दम है। देखिए, इसको अपॉर्चुनिटिस्ट कहा जाता है, इसको दम नहीं कहा जाता है। आप लोग और ये देखिए, एहसान फरामोश का जीता जागता उदाहरण ये तो तब न माना नीतीश जाएगा, कुमार हैं। तब न माना जाएगा। हम लोग जब एनडीए में थे तो हमको जो जनता मैंडेट दी थी वो राजद कांग्रेस के खिलाफ दी थी, महागठबंधन के खिलाफ दी थी। लेकिन आज उसी महागठबंधन के साथ गलबहियां कर रहे हैं, तो ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बार आपके गठबंधन में आए थे, पहली बार आपने गलती किया, दूसरी बार क्यों गलती किया? आप लोग भी तो सत्ता के लिए ललायत थे। नहीं, हम सत्ता के लिए ललायत नहीं थे। उस समय परिस्थिति थी तेजस्वी के भ्रष्टाचार के कारण वो आए थे, लेकिन आज उसी भ्रष्टाचार पे आंख बंद कर लिया है। मनीष आनंद जी, अंत में ये बात आती है कि हमने जहर का घूंट पिया जनता की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, जबकि सत्ता की मलाई के लिए नेता लोग जो है वो पाला बदलते हैं। देखिए, आप भाजपा को कभी नहीं देखे होंगे कि वो पाला बदल रहे। पाला बदलने वाले पलटू चाचा थे जी। और आज पलटू चाचा का एनडीए ने साफ तौर पे कह दिया कि उनकी एंट्री बंद हो गई है जी। गृह मंत्री ने खुद अपनी सभा में इस बात की घोषणा की है। लेकिन मनीष आनंद जी, आपको पता होगा कि जातिगत जनगणना का दूसरा चरण चल रहा था। पहले चरण में सारे मकानों की गिनती हुई थी। इतना जो पैसा, जनता की पैसा की जो बर्बादी हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, जब तक ये मामला अभी कोर्ट में है, 3 जुलाई को सुनवाई है। कोर्ट ने 3 जुलाई का डेट दिया है, अभी अंतरिम रोक लगाई है। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है उस पर अभी कुछ बोलना दिक्कत होगा, लेकिन निश्चित तौर पे हम तब की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कोर्ट पूरी तरह से, जब इस पर अभी तत्काल तो रोक लगी गई है, अगर इसे कंटिन्यू रख दिया गया तो जो पैसे की बर्बादी हुई इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, स्वयं नीतीश कुमार इसके जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले तो जातिगत जनगणना कराने का कोई औचित्य ही नहीं था जी। आप वोट बैंक साधने के लिए देश का जिस राज्य की कमाई लगभग शून्य हो, कोई वैसा संसाधन नहीं, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जहां औद्योगिक विकास हो। बालू छोड़ के कुछ है ही नहीं, बालू छोड़ के कुछ नहीं है, गिट्टी छोड़ के कुछ नहीं है। गिट्टी भी, उस पर भी देखिए तरह तरह के रोक लगते रहते हैं समय दर समय पे। कुछ जो व्यापारी लोग हैं जो सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे या किसी तरह का काम करते थे, उन पे भी तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। तो ये सिर्फ पाबंदी लगाने वाले मंत्री हैं, और जब भी कुछ प्रदेश में घटता है ये यात्रा पे निकल जाते हैं। चलिए मनीष जी, आखिरी सवाल मेरा है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री 13 से 17 मई तक पटना के बगल में जो नौबतपुर है वहाँ उनका प्रोग्राम है। उनके प्रोग्राम को लेकर के आपने देखा होगा, जदयू के भी नेताओं से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इनका स्वागत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक भावना है, हर लोगों का अपना अपना ये करने का अधिकार है। लेकिन आरजेडी जिस प्रकार से एग्रेसिव है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, देखिए, सबसे पहले तो तेज प्रताप जी ने जो बयान किया था उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन देखिए, ये तेज प्रताप के सपने में मुलायम सिंह यादव आते थे, याद है ना? चुनाव के समय में कहे थे कि मुलायम सिंह यादव आते हैं, जो स्वतंत्र भारत का जनरल डायर था, जिसने कार सेवकों की गोली चलवा कर हत्या करवाई थी। तो जिसके सपने में मुलायम सिंह यादव आते होंगे, उस नेता से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? लेकिन तेज प्रताप यादव तो खुद धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लगातार पूजा पाठ में रमे रहते हैं। 24 का इलेक्शन है, जब तक तुष्टिकरण का गोली विटामिन नहीं खाते हैं ना, इन लोगों का दिन भर का खाना हजम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में होता है वो 20-30% का वोट बैंक। क्या लगता है अगर सरकार रोक लगा दे रही है? चूंकि साफ तौर पर कहा गया है कि अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे, वैसा बयान देंगे जो आपत्तिजनक है, जो दो समुदाय के बीच में वैमनस्य को पैदा कर सकता है, तो निश्चित तौर पर सरकार। देखिए, मैं आपको बता दूं, अपराधी छुट्टे पुट्टे तो इनसे लगाम में नहीं लगते हैं। ये लाखों भक्तों की बात कर रहे हैं, रोकना सरकार के बूते से बाहर की बात होगी। मैं तो कहता हूं गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, एक बार जोर आजमाइश करके देख लें। चलिए, तो मनीष आनंद का साफ तौर पर कहना है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम अगर सरकार में दम है तो रोक करके दिखा ले। साथ ही साथ कर्नाटक मामले में मनीष आनंद ने दावा किया है कि यह बात गलत है, बीजेपी की वहां पर बहुत ही बढ़िया स्थिति है, और इलेक्शन में पता चल जाएगा जब परिणाम आएगा तो बीजेपी की सरकार फिर कर्नाटक में जब बनेगी तब विरोधियों को करारा जवाब मिलेगा। हालांकि मनीष आनंद के दावे में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। लाला बने रहे ऑनलाइन के साथ।